Crazy Catalyst. Today we will start with chapter number 2, solution of class 12. It is a very important chapter as it contains many numerical. So अच्छे से समझना, ठीक है? We will start with definition of solution. A solution is a homogeneous mixture of two or more substances whose composition can be varied. ठीक है? Whose composition can be varied. तो क्या है कि जो सॉल्यूशन है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है. होमोजीनियस मिक्सचर क्या है? मिक्सचर के दो टाइप्स थे, एक होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस. होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता था कि जिसमें हमारी जो कॉम्पोजिशन है वो क्या होती थी? यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन. तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन. ठीक है, ये तो आता था होमोजीनियस में. बट हेट्रोजीनियस क्या होते थे? जिसमें हमारी जो कॉम्पोजिशन है वो नॉन यूनिफॉर्म होती थी. यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन से मतलब जो बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाते हैं. तो जो सॉल्यूशंस हैं वो हमारी क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है. किससे बने होते हैं? ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस whose composition can be varied. तो जरूरी नहीं है कि हमारे सोल्यूशन सिर्फ दो से ही बने हो, दो से ज्यादा सब्सटेंसेस से भी हमारे सोल्यूशंस बन सकते हैं. ठीक है. अब उसके बाद क्या है कि जो सॉल्यूशन है वो किस किस से बने हुए हैं? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट. ठीक है. जो सॉल्यूशन है वो किससे बना है? एक सॉल्यूट से प्लस सॉल्वेंट. जब हम दोनों को मिक्स करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं कि हमारा एक सॉल्यूशन फॉर्म हो गया है. अब देखो, जैसे एग्जांपल मैं बताती हूँ आपको कि 20% ऑफ ग्लूकोज is added in 80% of water. ठीक है, to form a solution. मैंने क्या किया? 20% ग्लूकोज लेके उसको 80% और वाटर में ऐड कर दिया और मेरे पास क्या बन गया? एक सॉल्यूशन बन गया. ठीक है. अब हमें क्या पता कि इसमें सॉल्यूट और इसमें सॉल्वेंट कौन सा है? ठीक है, तो हमें नहीं पता चलेगा ना ऐसे. तो एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट के लिए डेफिनेशन होती है कि जो सॉल्यूट है वो हमेशा लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन में. लेस क्वांटिटी इन सॉल्यूशन. ठीक है. और जो सॉल्वेंट है वो क्या होता है? हमेशा सॉल्यूशन में लार्ज क्वांटिटी में होता है. ये भी आया समझ? ठीक है, ये दोनों चीजें समझ आई. अब देखो एग्जाम्पल को. एग्जाम्पल में क्या था? 20% ऑफ ग्लूकोज इज एडेड इन 80% ऑफ वाटर. अब लेस अमाउंट में कौन सी चीज है? सॉल्यूट होती है. इसमें लेस अमाउंट में क्या है? एक 20% है और एक 80% है, तो मतलब ये वाली. तो 20% ऑफ ग्लूकोज जो है वो हमारा क्या है? सॉल्यूट है सॉल्यूशन में. और जो 80% है यानी कि लार्ज क्वांटिटी है सॉल्यूशन में, उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट. ठीक है, ये चीज समझ आई? सॉल्यूट which is present in less amount in solution and solvent is which is present in large amount in a solution. ठीक है. अच्छा, ये भी देख लो कि जो वाटर है जरूरी नहीं है कि अगर आपके सोल्यूशन कोई सोल्यूशन है और उसमें वाटर है तो वो हमेशा सॉल्वेंट होगा. ऐसा नहीं है. आपका जो सॉलिड है, गैस है, वो भी एक सॉल्वेंट की तरह प्ले कर सकते हैं. ठीक है. तो वो टाइप्स ऑफ सोल्यूशन में आता है. देखो उसको हम कैसे. अच्छा, पहले एक और चीज समझ लो कि जो सॉल्वेंट होते हैं ना उसकी एक प्रॉपर्टी है सॉल्वेंट की. सॉल्वेंट determines the physical state in which solution exists. मतलब क्या है इसका? कि जो सॉल्वेंट है वो डिटरमाइन करता है कि आपका सोल्यूशन की फिजिकल स्टेट क्या है. अगर मेरा सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड में है तो मैं उस सोल्यूशन को क्या बोलती हूँ? लिक्विड सोल्यूशन. अगर सॉल्वेंट मेरा गैस है, मैंने इसलिए बोला था कि जरूरी नहीं है कि जो सॉल्वेंट है वो हमेशा वाटर ही हो, वो सॉलिड गैस भी हो सकता है. तो अगर मेरा सॉल्वेंट गैस है तो उसकी जो फिजिकल स्टेट क्या हो जाएगी सॉल्यूशन की?
गैस, तो उस सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, गैस सोल्यूशन। अगर मेरा सॉल्वेंट सॉलिड है तो उस सोल्यूशन को क्या मैं बोलूंगी, सॉलिड सोल्यूशन। ठीक है, अब ये टाइप्स ऑफ सोल्यूशंस आएंगे, उसमें मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है ये हम डिसाइड करेंगे कि हमारा सॉल्यूट और जो सॉल्वेंट है उसकी फिजिकल स्टेट क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं गैस सॉल्यूशन की, ठीक है। अभी मैंने बताया कि अगर मेरा सॉल्यूशन, मैं उस सॉल्यूशन को गैस सॉल्यूशन बोल रही हूँ, तो मेरा जो सॉल्वेंट है वो क्या होना चाहिए, क्या होगा गैस सॉल्यूशन में, सॉल्वेंट मेरा गैस ही तो होगा, क्योंकि हमने क्या बोला कि जो सॉल्वेंट है वो डिटरमाइन करता है कि मेरे सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट क्या होगी। तो अगर गैस सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट भी क्या होगा, गैस, यानी कि गैस लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है। ये टेबल है, इसमें साथ में हम एग्जांपल्स भी करेंगे इसके। अब ये गैस है, इस गैस में मैं तीनों फिजिकल स्टेट्स को डिसॉल्व करके देखूंगी, ठीक है। एक बार मैं इसमें सॉलिड भी डालूंगी, एक बार मैं लिक्विड भी डालूंगी और एक बार गैस भी डालूंगी। देखते हैं उसके क्या क्या एग्जांपल्स आते हैं। सबसे पहले इस गैस सोल्यूशन में, यानी जिसमें सॉल्वेंट गैस है, मैं उसमें सॉलिड ऐड करती हूँ। मतलब सॉलिड क्या है, सॉल्यूट, किसमें ऐड किया मैंने उसको, गैस में। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, सॉलिड डिसॉल्व इन गैस। तो क्या एग्जाम्पल हो सकता है इसका, स्मोक एंड डस्ट पार्टिकल इन एयर। होता है जितना भी हमारे स्मोक या डस्ट पार्टिकल, जो पॉल्यूशन है हमारे एयर में, उसमें क्या होता है, सॉलिड्स भी होते हैं छोटे छोटे प्रेजेंट। तो वो क्या एक तरह से सॉलिड इन गैस ही तो है। तो ये कौन से का आ गया, इसका गैस सोल्यूशन का। नेक्स्ट सेम ही है, मेरा सॉल्वेंट गैस ही रहेगा। अब मैं इसमें डिसॉल्व करूंगी लिक्विड, ठीक है। लिक्विड इन गैस, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, वाटर वेपर्स in air. This is an example of liquid and gas. And next is gas and gas. This is also a possibility कि हम गैस को ही गैस में डिसॉल्व करें, कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही क्या हो, गैस। तो इसका एग्जांपल क्या होगा, एयर। जितनी भी जो भी एयर है उसमें क्या है, गैसेस सारे मिक्स्ड होती है ना। तो ये एग्जांपल किसका है, गैस एंड गैस। जैसे नाइट्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस, दिस इज गैस एंड गैस, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन, दिस मीन्स इन लिक्विड सॉल्यूशन द सॉल्वेंट इज लिक्विड, दैट इज द लिक्विड इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट। तो अब लिक्विड में हम क्या करेंगे, तीनों फिजिकल स्टेट्स को फिर से डिसॉल्व करके देखेंगे। तो सबसे पहले मैं लिक्विड में सॉलिड को डिसॉल्व करती हूँ, ठीक है। सॉलिड इन लिक्विड, एग्जांपल क्या होगा इसका, ग्लूकोज इन वाटर। सिंपल कोई भी सॉलिड लो, हमने उसको वाटर में यानी कि लिक्विड में डिसॉल्व कर दिया। नेक्स्ट है लिक्विड इन लिक्विड, इमल्शंस फॉर्म होती है ना जब हम लिक्विड और लिक्विड को दोनों को डिसॉल्व करते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, इथेनॉल इन वाटर। इथेनॉल इन वाटर, ठीक है। अब कौन सा रह गया है, गैस। अगर मैं गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करूं तो मेरे पास कौन सा एग्जांपल आ सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन वाटर, एज वी सी इन कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसको हमने हाई प्रेशर पे वाटर में डिसॉल्व किया हुआ होता है। तो वो किसका एग्जांपल है, लिक्विड सोल्यूशन का एग्जांपल है। क्यों, क्योंकि जो लिक्विड होता है उसमें लार्ज अमाउंट में होती है और जो गैस है वो स्मॉल अमाउंट में है, इसीलिए जो सॉल्यूट है वो है गैस और जो सॉल्वेंट है वो है लिक्विड, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा सॉलिड सोल्यूशन। अब सॉलिड सोल्यूशन में सॉल्वेंट क्या होगा, सॉलिड, दैट मीन्स सॉलिड इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट। अब इसमें हमने सबसे पहले गैस को डिसॉल्व किया, ठीक है। गैस को जब सॉलिड में डिसॉल्व करते हैं, हमें पता है कि जो सॉलिड है वो ज्यादातर सरफेस फिनोमिना देता है। जब हमने किसी भी चीज को इसमें डिसॉल्व करना हो तो जो सरफेस फिनोमिना होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एड्सॉर्प्शन। तो इसका एग्जांपल क्या है
कि एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सरफेस ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो इसका एग्जांपल आ सकता है हाइड्रोजन इज डिसॉल्व्ड इन प्लेटियम। ठीक है, हाइड्रोजन क्या है, गैस, और प्लेटियम क्या है, हमारा सॉलिड एक मेटल है, तो हमने क्या किया, उस पे इसको एब्सॉर्ब करवा दिया। तो ये एग्जांपल है गैस एंड सॉलिड। नेक्स्ट है लिक्विड एंड सॉलिड। लिक्विड एंड सॉलिड का क्या एग्जांपल हो सकता है, लिक्विड को सॉलिड में, तो ये एग्जांपल है हमारा अमलगम। एमलगम जो होता है वो किसका होता है, मर्क्यूरी का। तो हमने इसमें क्या किया है, मर्क्यूरी को डिसॉल्व किया है ऑन सोडियम मेटल। ठीक है, लास्ट है सॉलिड एंड सॉलिड। सॉलिड एंड सॉलिड का एग्जांपल क्या हो सकता है, जिसमें सॉलिड ही हमारा सॉल्यूट भी क्या हो सॉलिड, और सॉल्वेंट भी क्या हो सॉलिड। तो ये कब होता है कि जब हम सॉलिड को सॉलिड में डिसॉल्व करते हैं, ये होते हैं अलॉयज। ठीक है, अलॉयज कैसे बनाते हैं, जब सॉलिड और सॉलिड को मिक्स करते हैं। तो ये एग्जांपल इसका सॉलिड सोल्यूशन है। ठीक है, ये तो है टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, जिसमें हमने गैस सोल्यूशन, लिक्विड सोल्यूशन और सॉलिड सोल्यूशन की बात की। सबसे पहले इसमें हमने क्या बताया था कि जो सॉल्वेंट है वही डिटरमाइन करता है कि आपके सोल्यूशन की क्या फिजिकल स्टेट होगी। अगर मेरा सॉल्वेंट गैस था तो मैंने क्या बोला कि मेरा सोल्यूशन भी कैसा है, गैस सोल्यूशन है। अगर मेरा सॉल्वेंट लिक्विड है तो मेरा जो सोल्यूशन है वो लिक्विड है, और अगर सॉल्वेंट सॉलिड है देन इट इज अ सॉलिड सोल्यूशन। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है, अच्छा इसमें क्या है कि जो इस चैप्टर में हमने क्या बोला था कि जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं वो 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस से बने होते हैं। ठीक है, बट क्या है, इस चैप्टर में हम सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशंस की बात करेंगे। बाइनरी सॉल्यूशन मींस क्या है कि हमारे उसमें सिर्फ 2 ही कंपोनेंट्स होंगे। बाइनरी सॉल्यूशन का क्या मतलब है, 2 कंपोनेंट्स ही प्रेजेंट होंगे हमारे सॉल्यूशन में। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में सिर्फ 2 कंपोनेंट्स यानी कि बाइनरी सॉल्यूशंस की ही बात करेंगे। अच्छा, उससे पहले 2 टर्म्स आती हैं, एक होता है एक्वस सॉल्यूशन, और एक होता है नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ऐसी छोटी सी टर्म है बट समझ लो, एक्वस एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशंस। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशंस क्या होते हैं कि वो सॉल्यूशंस जिसमें वाटर हमारा एक सॉल्वेंट होता है। ठीक है, दैट मीन्स इन विच वाटर इज अ सॉल्वेंट। ठीक है, अगर किसी में भी वाटर हमारा एज अ सॉल्वेंट है तो हम उसको एक्वस सॉल्यूशन बोल सकते हैं। बट नॉन एक्वस सॉल्यूशंस क्या है, इन विच वाटर इज नॉट अ सॉल्वेंट, in which water is not a solvent। तो मतलब अगर इस सोल्यूशन में वाटर ही हमारा सॉल्वेंट नहीं है तो क्या होगा सॉल्वेंट। तो इस वाले में नॉन एक्वस में कौन से होते हैं, बेंजीन, ईथर, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सारे किसके एग्जांपल है, नॉन एक्वस सोल्यूशन के। ठीक है, वाटर है तो वाटर अगर सॉल्वेंट है तो हम उस सोल्यूशन को बोलते हैं एक्वस सोल्यूशन। अगर जिसमें वाटर नहीं है हमारा एज अ सॉल्वेंट तो हम उसको क्या बोलेंगे, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक, एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से क्या मतलब है कि द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन क्वांटिटी ऑफ द सोल्यूशन। मतलब अगर आपको बोलें कि आप हमें कंसंट्रेशन बताओ, कंसंट्रेशन का मतलब क्या है कि द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट, कि उस सोल्यूशन में कितने अमाउंट में हमारा सोल्यूट प्रेजेंट है। तो इस मेथड को, मतलब इस कंसंट्रेशन को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं। तो जैसे इसमें हम पढ़ेंगे, एक है सबसे पहले है मास परसेंटेज। ठीक है, मास परसेंटेज मेथड से भी हम किसी भी एक कंपोनेंट की सॉल्यूशन में हम उसके परसेंट बता सकते हैं। मास परसेंटेज, फिर वॉल्यूम परसेंटेज आएगा। ठीक है, उसके बाद वॉल्यूम परसेंटेज के बाद हम इसमें पार्ट्स पर मिलियन जो मेथड है,
जहाँ पे बहुत ही ज्यादा माइन्यूट मतलब बहुत ही ज्यादा छोटे पार्टिकल्स हैं, वहां पे बहुत ही छोटे भी नहीं बोल सकते, बहुत ही ज्यादा कम किसी भी सोल्यूशन में बहुत ही कम जो सोल्यूट के अगर पार्टिकल्स है तो वहां पे हम ये मेथड यूज करते हैं, दैट इज पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा नेक्स्ट मोल फ्रैक्शन, फिर आता है मोलारिटी, ये आपने +1 में भी कर रखा है वैसे, मोलारिटी, फिर आता है मोलारिटी। ठीक है, ये हम सारे मेथड्स अभी करेंगे, इसके मैंने कुछ ऑलरेडी पहले न्यूमेरिकल्स लिख रखे हैं, तो जैसे जैसे हम ये टॉपिक समझते जाएंगे साथ में एक एक न्यूमेरिकल करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मास परसेंटेज से। मास परसेंटेज नाम से पता चल रहा है, इसमें हम क्या करेंगे, सॉल्यूट की या किसी भी कंपोनेंट की सॉल्यूशन में उसकी हम मास परसेंटेज निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला है मास परसेंटेज इज इक्वल्स टू मास ऑफ द कंपोनेंट। मास परसेंटेज जैसे किसी एक कंपोनेंट की बोली, दो कंपोनेंट्स है ए और बी, तो अगर इन्होंने बोला मास परसेंटेज निकालो किसी ए कंपोनेंट का, तो उसका क्या हो जाएगा, मास ऑफ कंपोनेंट ए, component A upon total mass of solution multiplied by 100। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं तो क्या फॉर्मूला है, द मास ऑफ अ कंपोनेंट, कोई भी कंपोनेंट जैसे A अपॉन द टोटल मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये फॉर्मूला लगा के हम मास परसेंटेज किसी भी कंपोनेंट का निकाल सकते हैं। अब ये फर्स्ट एग्जांपल देखो क्या है, इफ 11 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज डिसॉल्व्ड इन 500 ml ऑफ सोल्यूशन जिसकी डेंसिटी गिवन है दैट इज 1.1 ग्राम पर लीटर, व्हाट इज द मास परसेंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इन अ सोल्यूशन। तो मतलब हमें क्या गिवन है, एक तो हमें मास दिया हुआ है ऑक्सैलिक एसिड का और साथ में डिसॉल्व भी बताया हुआ है कितने ml में, वॉल्यूम दिया हुआ है सोल्यूशन का और साथ में डेंसिटी भी गिवन है। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है वो लिख लेते हैं, मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड कितना गिवन है, 11 ग्राम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन गिवन है और डेंसिटी गिवन है, बट हमें क्या पता, हमें पता है ना हमें टोटल मास चाहिए होता है सोल्यूशन का, तो हम डेंसिटी से मास निकाल सकते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला देखो क्या है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। कितनी है डेंसिटी गिवन, 1.1, मास निकालना है, इसको x मान लेते हैं, और वॉल्यूम कितनी गिवन है 500 ml सोल्यूशन की। तो मेरे पास यहां से क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करके मेरे पास आ जाएगी x की वैल्यू, यानी कि क्या आ जाएगा, मास ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा, कितना आएगा 500 इंटू दिस इज इक्वल्स टू 550 ग्राम्स। ठीक है, अब मेरे पास दोनों वैल्यूज आ गई, एक है 11 ग्राम जो कि क्या है मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड अपॉन टोटल मास ऑफ सोल्यूशन कितना है 500 ग्राम। तो मैं यहाँ से मास परसेंट निकाल सकती हूँ, तो मेरे पास क्या है, मास परसेंटेज इज इक्वल्स टू मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज 11 अपॉन टोटल मास ऑफ सोल्यूशन इज 550 मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, तो मेरे पास कितना आ गया 2%, यानी कि जो मेरा सोल्यूशन है ऑक्सैलिक एसिड का, जो सोल्यूशन है जब हमने उसको वाटर में मिक्स किया था, तो मेरे पास क्या है कि उस पूरे सोल्यूशन में जो ऑक्सैलिक एसिड है वो कितना प्रेजेंट है, सिर्फ 2%। ठीक है, तो हम ऐसे मास परसेंटेज निकाल लेते हैं। आ गया ना समझ। अब नेक्स्ट देखो, अच्छा एक लाइन समझो इसका क्या मतलब होता है। अगर आपके पास कहीं गिवन हो, ये वाला देख लो, जैसे एग्जांपल क्या गिवन हमें था 2% आया था मेरे पास ऑक्सैलिक एसिड का, तो अगर कहीं पे लिखा हो 2% ऑफ ऑक्सैलिक एसिड या सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर बाय मास। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है
कि 2% का मतलब है 2 ग्राम्स, बाय मास बोला है ना, तो हम क्या कंसीडर कर लेते हैं कि जो टोटल मास है हमारे सोल्यूशन का वो कितना है, 100 ग्राम्स है। उस 100 ग्राम में से 2% क्या है, ऑक्सैलिक एसिड, मतलब 2 ग्राम्स ऑक्सैलिक एसिड इज डिसॉल्व्ड इन, अब टोटल कितना था 100 ग्राम, उसमें से जो 2 ग्राम है वो तो किसके हैं, ऑक्सैलिक एसिड के, तो कितने बचे 98, तो मतलब उसमें क्या है 98 ग्राम ऑफ वाटर वहां पे प्रेजेंट है। ठीक है, समझ आ रहा है। 2% ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज डिसॉल्व इन वाटर बाय मास, तो मास कितना ले लिया हमने टोटल 100 ग्राम्स, तो वहां पे ऑक्सैलिक एसिड कितना हो गया 2 ग्राम्स और मेरा वाटर कितना है 98 ग्राम्स। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या था, वॉल्यूम, वॉल्यूम परसेंटेज। नेक्स्ट है वॉल्यूम परसेंटेज। सेम ये भी वैसे ही है, वहां पे हम मास परसेंटेज लेते थे, तो हमारे को मास ही सॉल्यूट का लेना पड़ता था और मास ही सॉल्यूशन का लेना पड़ता था। अब वॉल्यूम परसेंटेज में क्या करेंगे, वॉल्यूम लेंगे दोनों के, तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ अ कंपोनेंट, जिस किसी भी कंपोनेंट का हमें बोला है निकालने के लिए, सबसे पहले उसका वॉल्यूम लिखना है ऊपर, अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, ये है वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला, दैट इज वॉल्यूम ऑफ अ कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, अब देखो ये वाला ये हो गया। नेक्स्ट वाला देखो क्या है, if 25% of ethanol is dissolved in 200 ml of water, what is the volume of ethanol in a solution? तो अब हमारे को क्या है, वॉल्यूम परसेंटेज हमें गिवन है, हमें क्या बोला है कि वॉल्यूम परसेंटेज इथेनॉल की कितनी है 25%, जो हमने डिसॉल्व किया है 200 ml, यानी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन गिवन है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल, यानी कि इस ये वाला वॉल्यूम जो है इथेनॉल का वो कितना है, तो हमें क्या क्या गिवन है, वॉल्यूम परसेंटेज गिवन है, कितनी है 25% ऑफ इथेनॉल। ठीक है, वॉल्यूम परसेंटेज गिवन है, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट इथेनॉल हमें निकालना है, अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है, इज डिसॉल्व इन 200 ml ऑफ वाटर, तो मतलब ये कितना गिवन है 200 ml ऑफ वाटर गिवन है, व्हाट इज द वॉल्यूम, तो यहां से वॉल्यूम निकाल सकते हैं, सिंपल है, मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो कितना आ गया 25 मल्टीप्लाइड बाय 2, दैट इज 50 ml। तो मतलब जो इथेनॉल है मेरे सोल्यूशन में, जो पूरा ये सोल्यूशन है इथेनॉल और वाटर का, उसमें जो इथेनॉल है वो कितना है 50% है, और जो सोल्यूशन था वो टोटल कितना था 200 ml, इसलिए 25% इथेनॉल बोला था। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया कि हमारे सोल्यूशन में 50 ml ऑफ वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल प्रेजेंट है। ठीक है, ये फॉर्मूला याद कर लेना, वॉल्यूम परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पहले पार्ट्स पर मिलियन का देख लो एक बार फॉर्मूला। पार्ट्स पर मिलियन, मैंने बताया ना ये वाला फॉर्मूला हम वहां पे यूज करेंगे जहां में हमें पता है कि जिस सोल्यूशन में जो सॉल्यूट है बहुत ही कम प्रेजेंट है, बहुत ही लेस अमाउंट में है, तो वहां पे ये फॉर्मूला लगाते हैं पार्ट्स पर मिलियन। इसका फॉर्मूला से इसका वही है सेम, मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मास ऑफ सोल्यूशन, टोटल मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 10 raised to the power 6। सिर्फ ये चेंज है, क्यों, क्योंकि पार्ट्स पर मिलियन मतलब बहुत ही ज्यादा माइन्यूट है, बहुत ही ज्यादा कम प्रेजेंट है, इसलिए 10 raised to the power 6। तो ये फॉर्मूला जब हम निकाल लगाते हैं तो हमारे पास वहां पे कंसंट्रेशन आ जाती है किसी भी एक कंपोनेंट की। ठीक है, अब नेक्स्ट है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले ये समझ लो, मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं हम x से। इसका फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स
ऑफ सॉल्यूट या ऑफ कंपोनेंट बोलो, किसी भी एक कंपोनेंट का हो सकता है, ठीक है। सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट, क्योंकि हमने क्या बोला था बाइनरी सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं ना, तो किसी भी एक कंपोनेंट का निकाल रहे हैं, जैसे हमने मोल फ्रैक्शन बोला किसी एक कंपोनेंट ए का निकालना है, तो हमने क्या बोलेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स of all component present in solution, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखो मैंने कोई सोल्यूशन लिया कि मेरा कोई सॉल्यूशन है वो ए कंपोनेंट प्लस बी कंपोनेंट से बना है, तो जो ए कंपोनेंट है उसमें जो मोल फ्रैक्शन है वो कितना होगा x से, क्योंकि मैंने क्या बोला मोल फ्रैक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं x से, तो ए कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कितना होगा x से, एंड नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे Na, ये रिप्रेजेंटेशंस है कोई बाइनरी सोल्यूशन के लिए, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया a जो मोल फ्रैक्शन है वो कितना होगा x से, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट a इज इक्वल्स टू Na। अब नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है b, इसका मोल फ्रैक्शन कितना होगा xb, और नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे Nb, ठीक है। अब मैं आपको बोलती हूँ कि मोल फ्रैक्शन मेरे को a कंपोनेंट का निकाल के दिखाओ, तो हम फॉर्मूला क्या बन जाएगा, x a is equals to mole fraction of A is equals to number of moles of component A। तो number of moles of component A कितना है Na upon the total number of moles of all the component। तो दोनों component कौन कौन से, ये दोनों, तो इन दोनों का सम, तो Na प्लस Nb, ये बना फॉर्मूला, ठीक है। अब मैं बोलती हूँ कि मोल फ्रैक्शन निकालो कंपोनेंट B का, तो हम कैसे निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B is equals to number of moles of component B upon the total number of moles of both the component, ठीक है, समझ आया ना, XA और XB। और एक और चीज है कि जितने भी हमारे सोल्यूशन में कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे उन सब के मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। तो जैसे दो कंपोनेंट्स हैं, दोनों का मोल फ्रैक्शन क्या है, एक का x है दूसरे का xb, तो इन दोनों का जो सम है वो किसके इक्वल है 1 के, मतलब ये हमेशा, जैसे अगर मेरे पास xa की वैल्यू मेरे को निकालनी है, मेरे पास xb की वैल्यू है, तो मैं कैसे निकालूंगी, डायरेक्ट उसको 1 में से माइनस कर दूंगी, ठीक है। ऐसे xb की निकालनी होगी तो क्या करेंगे 1 माइनस xa, अभी ये यूज होगा न्यूमेरिकल करेंगे जो हम, ठीक है, उसमें देखना। ये समझ आया, फॉर्मूला अच्छे से देख लो, Na अपॉन n प्लस ये वाला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, सेम यही, और ये हमेशा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। अब देखते हैं न्यूमेरिकल थर्ड वाला, थर्ड न्यूमेरिकल देखो, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, फॉर्मूला भी गिवन है आपको, इन अ सोल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल बाय मास। अभी मैंने समझाया था ना कि अगर ऐसे दिया हो 20% ऑफ एनी सॉल्यूट बाय मास, तो उसका क्या मतलब है 20 ग्राम्स प्रेजेंट है, तो सबसे पहले यही लिखते हैं हम 20% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल बाय मास, क्या मतलब है इसका कि 20 ग्राम्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इन, अब बाय मास में बताया था मैंने, टोटल कितना होगा 100 ग्राम्स, तो उसमें से अगर इथाइलिन ग्लाइकोल का 20 ग्राम्स है तो वाटर कितना रह गया 80 ग्राम्स, तो मतलब कितने ग्राम में डिसॉल्व है 80 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है, ये आगे समझ। अब देखो कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोल फ्रैक्शन के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था XA is equals to number of moles upon Na plus Nb। तो सबसे पहले मेरे को नंबर ऑफ मोल्स दोनों कंपोनेंट के लिए भी निकालने होंगे, इथाइलिन ग्लाइकोल के लिए भी और वाटर के लिए भी। तो सबसे पहले हम मोल फ्रैक्शन निकालते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल के लिए, अब मोल फ्रैक्शन नहीं, नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। अब नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, यही होता है फॉर्मूला, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। कितना मास गिवन है इथाइलिन ग्लाइकोल का 20 ग्राम्स गिवन है 20
अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना है इथाइलिन ग्लाइकोल का, आता है होगा ये तो निकालना, देख लो एक बार। कार्बन का कितना होता है एटॉमिक मास 12, तो 12 इंटू 2 क्योंकि 2 कार्बन है। हाइड्रोजन का कितना होता है 1, 6 हाइड्रोजन है, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 इंटू 2 क्योंकि 2 ऑक्सीजन है, तो कितना हो गया 24 प्लस 6 प्लस 32, तो ये आ गया 30 प्लस 32 दैट इज 62। ठीक है, तो ये आ गया 62। तो जब इसको सॉल्व करेंगे इसका आंसर आता है 0.322 मोल। ठीक है, ये आप खुद कैलकुलेट करके देख लेना, एक बार चेक कर लेना। उसके बाद है ये तो आ गया मेरे पास Na यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर भी निकालने हैं, तो क्या आ जाएगा Nb इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना है वाटर का 80 ग्राम्स, तो 80 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर कितना होता है, वाटर का एटॉमिक मास 1, कितने हाइड्रोजन है 2, तो 2 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो कितना आ गया ये टोटल 18। तो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास है वाटर का 18, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका 4.44 मोल। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, आप कैलकुलेट करके देखना इसको। ये आ गया अब हमारे पास। अब आपको क्या निकालना, सिर्फ मोल फ्रैक्शंस निकालने थे किसके इथाइलिन ग्लाइकोल के। तो मोल फ्रैक्शन इथाइलिन ग्लाइकोल को मैंने A से रिप्रेजेंट किया था और वाटर को मैंने B से रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इज इक्वल्स टू Na यानी कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल दैट इज 0.322 अपॉन Na प्लस Nb, तो 0.322 प्लस 4.44, तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.068। तो इतने मोल फ्रैक्शन किसके प्रेजेंट है इथाइलिन ग्लाइकोल की। बहुत छोटी टर्म आएगी क्योंकि हमने क्या बताया कि दोनों का सम ही इक्वल टू 1 है ना, तो छोटी तो होगी ये टर्म। तो ये तो आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। अगर आपको वाटर के भी बोला होता निकालने के लिए मोल फ्रैक्शन, तो मैंने बताया कि अगर एक्स भी बोला तो क्या करना है, एक्सरे वाले को क्या करना है 1 में से माइनस, तो 1 माइनस ऑफ 0.068, तो इसको सॉल्व कर कितना आएगा 0.068 2 3 9 0.932। ठीक है, आगे समझ, ये था मोल फ्रैक्शन, इंपॉर्टेंट है ये, अच्छे से समझ लो। नंबर ऑफ मोल्स का भी फॉर्मूला याद कर लेना साथ में, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास तो आता है ना निकालना, 11th में सीखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है मोलारिटी। मोलारिटी, ठीक है, मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो मोलारिटी क्या है फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अगर ये मिलीलीटर में गिवन है यानी कि ml में गिवन है तो आप मल्टीप्लाइड बाय 1000 कर दोगे, वरना ये। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो इसका न्यूमेरिकल देखो क्या है मोलारिटी का। 2.46 gram of NaOH are dissolved in water and the solution is made to 100 centimeter cube in the volumetric flask. Calculate the molarity of a solution। तो मोलारिटी बोला निकालने के लिए, तो क्या गिवन है हमें, सबसे पहले मोलारिटी के लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स पता होने चाहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये तो अभी भी किया है हमने, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे, सॉल्यूट क्या है हमारा NaOH, इसके लिए नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। गिवन मास कितना है 2.46, यानी कि NaOH का इतने हमें ग्राम्स दिए हुए हैं कि इतने हमने वाटर में डिसॉल्व किए, तो गिवन मास हुआ। अपॉन मॉलिक्यूलर मास, NaOH का मॉलिक्यूलर मास होता है 40, देख लो कैसे, जो Na का है 21 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 प्लस 1, तो कितना हो गया 22 प्लस 16 यानी कि 40। ठीक है, अपॉन 40।
तो जब इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा 0.0615 मोल। ये आ गया मेरे पास मोल ऑफ NaOH। ठीक है, अब क्या है, मोलारिटी निकालें। तो मोलारिटी इज इक्वल्स टू, मोलारिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से। ठीक है, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं 0.0615 अपॉन, अब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन देखो कितना है। उन्होंने क्या बोला कि जब आपने वाटर में उसको डिसॉल्व कर दिया तो आपने सोल्यूशन को 100 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल कर दिया। अब हमारे को यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब का तो पता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जो 1 मिलीलीटर होता है वो हमारा 1 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है, यानी कि 1 मिलीलीटर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर 1 मिलीलीटर इतने के इक्वल है तो 100 ml जो है वो किसके इक्वल होगा, 100 सेंटीमीटर क्यूब के। ठीक है, हमें क्या बोला है, कितना सोल्यूशन कर दिया था हमने 100 सेंटीमीटर क्यूब, तो 100 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल है 100 ml के ना। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इसकी वैल्यू भी तो पुट कर सकते हैं, तो हमने कर दी कितना है हमारा 100 ml। अब मैंने क्या बोला था, अगर ये ml में है तो मल्टीप्लाइड बाय क्या करना है, ऊपर 1000 से। ठीक है, तो ये कट गया, तो हमारे पास कितना आ गया इसका आंसर 0.615 मोलारिटी। ठीक है, तो यही आंसर है। अच्छा, यूनिट्स भी होती है मोलारिटी की, मास अपॉन मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है, तो यूनिट्स भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे मोल पर लीटर। ठीक है, ये है मोलारिटी की यूनिट्स। आगे समझ, मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। यहाँ से हमने निकाल लिया। सबसे पहले हमेशा याद रखना, मोल्स अगर गिवन है तो ठीक है, नहीं तो सबसे पहले मोल्स निकाल लो। कैसे, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास करके, उसके बाद मोलारिटी जिसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, फिर आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास फिर आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मोलालिटी। मोलारिटी, वो था मोलारिटी, ये है मोलारिटी। जो मोलारिटी था वो वॉल्यूम के टर्म्स में करते थे, कि जो सॉल्यूशन हम उसको वॉल्यूम्स में लेते थे, यहाँ पे मास बाय मास से करते हैं, मोल्स बाय मास से करते हैं। तो मोलारिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। ठीक है, वो कैपिटल M से था। इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ठीक है, वहां पे वॉल्यूम में था, यहाँ पे क्या है हमारा मास लेंगे हम सॉल्वेंट का इन kg। ग्राम्स है तो वही सेम मल्टीप्लाइड बाय 1000। ठीक है, इसकी यूनिट्स क्या हो जाएंगी, मोल पर kg। ठीक है, अब देखते हैं न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल देखो, 2.5 gram of ethanoic acid is dissolved in 75 gram of benzene. Calculate the molality of a solution. तो हमें क्या दिया है कि हमने इथेनोइक एसिड को 75 ग्राम ऑफ बेंजीन में डिसॉल्व किया है। तो हमारे पास सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे इथेनॉल के। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल है इथेनोइक एसिड इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, सेम वही फॉर्मूला है। गिवन मास कितना है देखो 2.5 ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर मास कैसे है, इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या, CH3COOH। ठीक है, तो जब इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो हमारे पास आता है 60। इसको सॉल्व करने में हमारे पास आएगा 0.0417 मोल। तो इतने मोल्स ऑफ इथेनोइक एसिड प्रेजेंट है हमारे सॉल्यूशन में। अब मोलालिटी निकालते हैं। मोलालिटी दैट इज रिप्रेजेंटेड विद स्मॉल m। तो क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने आए हैं 0.0417 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ठीक है, हमें कितने गिवन है 75 ग्राम्स गिवन है। तो अगर ग्राम में गिवन है तो क्या करना है, मल्टीप्लाइड बाय 1000। ठीक है, तो हमारे पास इसको सॉल्व करके आएगा 0.556। ठीक है, मोलालिटी स्मॉल m से, या यूनिट्स लगा दो मोल पर kg। ठीक है,
आगे समझ, ये है मोलालिटी, तो ये वाला न्यूमेरिकल भी हो गया है। क्लियर हो गया होगा अब तो सारा, न्यूमेरिकल्स भी की है। एक बार ये चैप्टर फिनिश हो जाए तो फिर हम कुछ एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स भी कर लेंगे, उसकी अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, आज के लिए सफिशिएंट है। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन नहीं समझ आया, कोई टॉपिक नहीं समझ आया, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।